हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर जो बार बार जो है विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग सीधा टॉपिक पे बात करते हैं। लेकिन प्लीज़ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग सीधा प्रश्न पे आते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वो कह रहा है भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है। तो देखिए, भारत के अंदर एकमात्र जो है राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क है, यानी राष्ट्रीय सामुद्रिक वन्य जीवशाला है, जो कच्छ की खाड़ी में स्थित है और गुजरात राज्य में। अगर राज्य की बात करेगा तो गुजरात मारेंगे, अगर प्लेस की बात करेगा तो कच्छ की खाड़ी यानी कच्छ में। ठीक है, जिस तरीके से आपको पता है कि भारत का एक तैरता हुआ एकमात्र पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ पार्क। यह जो है मणिपुर राज्य की लोकटक झील में स्थित है। यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है पर्यावरण का। और यह जो केबुल लामजाओ जो पार्क है, जो केबुल लामजाओ भारत का एकमात्र तैरता हुआ जो पार्क है, यह लोकटक आपके जो है झील में स्थित है और उस राज्य का नाम है मणिपुर। और मणिपुर की राज्य की जो ये झील है, लोकटक झील जो आपकी है, इसे मणिपुर राज्य की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो अगर भारत का एकमात्र तैरता हुआ पार्क पूछा जाएगा तो आप मारेंगे केबुल लामजाओ पार्क वो है। और अगर भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहा जाएगा तो आप जो है कच्छ की खाड़ी यानी गुजरात का। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा सदाबहार फल वृक्ष है। तो देखिए, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सा सदाबहार फल वृक्ष है, यानी कौन ऐसा वृक्ष है जो मतलब देखा जाए तो सदाबहार है, यानी पूरे 12 महीने वो फल देने का काम करता है। तो उसका नाम है लोकाट। लोकाट का जो वृक्ष है वो जापान देश में देखने को, अधिकांशतः जापान देश में बहुत ज़्यादा पाया जाता है यह वृक्ष लोकाट का। और यह सदाबहार फल वृक्ष है। कभी भी आएगा सदाबहार फल वृक्ष कौन है तो आप लोकाट को टिक करेंगे, लोकाट। चलिए देखिए, सुनामी की उत्पत्ति। अब देखिए, सुनामी की उत्पत्ति का क्या कारण होता है। जो सुनामी आती है वो इसकी उत्पत्ति का मेन कारण क्या है, तो समुद्र के भीतर उत्पन्न भूकंप से। देखिए, समुद्र के अंदर भूकंप, जो समुद्र के अंदर भूकंप के वजह से, यानी जो सामुद्रिक जो स्थलीय जो प्लेटें होती हैं उनके खिसक जाने की वजह से जो है समुद्र के भीतर उत्पन्न भूकंप के कारण जो है सुनामी की उत्पत्ति होती है। जैसा कि आप पता है, यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि 21वीं सदी की अगर बहुत बड़ी कोई त्रासदी है तो उस त्रासदी में नाम आता है दिसंबर 2004 को जो हिंद महासागर के अंदर सुनामी आई हुई थी, जो लगभग 14 देशों को प्रभावित की हुई थी। उसमें अपना भारत का जो भी जो है बंगाल की खाड़ी, जैसे आप उड़ीसा को ले लीजिए, आप जो है उड़ीसा के बाद आप आंध्रा का तट ले लीजिए और आपका तमिलनाडु का तट, और ये सोआन, इन तटों पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन है। तो देखिए, जो भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है वो गंगा की डॉल्फिन मछली को माना गया है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन है, गंगा की डॉल्फिन है। उत्तर प्रदेश का प्रथम बायोटेक पार्क, यह भी बहुत बार पूछा गया है। उत्तर प्रदेश का प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ स्थित है, आपका लखनऊ में स्थित है। फिर देखिए, यूनेप द्वारा, ध्यान देना है, अब यूनेप द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिकल, ध्यान देना है। यूनेप देखिए एक पर्यावरण की संस्था है। यूनेप है जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की एक संस्था है। यूनेप कहता है यूनेप द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी, यानी जो किसे कहा जाता है। तो बहुत बड़ी बात ध्यान देने की है, इसे जो है MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न परीक्षा में बन के आता है कि भारत के अंदर हरित क्रांति का जन्मदाता कौन था। तो भारत के अंदर हरित क्रांति के जो जन्मदाता थे वो MS स्वामीनाथन को बोला जाता है। और भारत के अंदर जो हरित क्रांति आई वो किस फसल को लेकर के थी, तो आपको पता होना चाहिए कि वो गेहूं उत्पादन को लेकर के थी। और भारत के अंदर ये क्रांति लाने का काम MS स्वामीनाथन ने किया था। और जो है जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनेप है, इसी MS स्वामीनाथन को फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी के जो है मतलब ये संज्ञा इनको दी गई, यानी ये
द्वारा इन्हें जो है यानी यूनेप द्वारा ये इनको फादर बोला जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी का। और आपको पता है कि पूरे विश्व के अंदर हरित क्रांति का जन्मदाता कौन था, तो नॉर्मन बोरलॉग थे। और उन्हीं के नाम पे जो है कृषि के क्षेत्र का एक बहुत बड़ा पुरस्कार जो है दिया जाता है, जिसका नाम है बोरलॉग पुरस्कार। तो यह भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है कि बोरलॉग पुरस्कार किससे संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है, तो कृषि के क्षेत्र से संबंधित है। तो विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता नॉर्मन बोरलॉग हो गए और भारत के अंदर हरित क्रांति के जन्मदाता आपके MS स्वामीनाथन है। वैसे तो बहुत सारी भारत में क्रांतियां हुई हैं। अब चलिए आगे देखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन। ध्यान देना, भारत में मिट्टी बचाओ यानी मिट्टी को सुरक्षित करने की बात, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई है, वो कौन सी जगह थी, तो आपको पता होना चाहिए वो होशंगाबाद स्थान है, मध्य प्रदेश का होशंगाबाद। तो आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए कि भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ, होशंगाबाद मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा पौधा वायुमंडल का नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सहायक है? तो देखिए वायुमंडल, ध्यान देना है आपको कि कह रहा है कौन सा जो प्लांट होता है यह वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो दलहनी पौधे की जड़ों में, ध्यान देना, वैसे चना एवं मटर होता है। तो देखिए जो चना होता है इसकी जो जड़ें होती हैं उसकी जड़ों में जो है राइजोबियम नामक जो है बैक्टीरिया पाया जाता है। और यह बैक्टीरिया क्या करता है, वायुमंडल की डायरेक्ट नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है और उसे डायरेक्ट प्लांट जो है नाइट्रेट के रूप में यह पौधा ले लेता है। तो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसको स्थिरीकरण करने वाले में जो सहायक पौधे होते हैं वो दलहनी पौधे होते हैं, यानी उनकी जड़ों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। जो वायुमंडल, आपको पता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन पाई जाती है जिसका परसेंट 78 होता है, ऑक्सीजन का परसेंट 21% होता है और उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट 0.03% होता है। आपको पता होना चाहिए, यह भी कई बार पूछा गया है। अब चलिए आपको समझ में आ गया। तो इसमें चना एवं मटर को टिक मारेंगे, दोनों एक साथ नहीं देगा, या तो चना देगा तो मटर, मतलब दलहनी पौधों की जो दलहनी पौधे हैं यही वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर पाते हैं। चलिए यह कई बार आया है क्वेश्चन कि रैली फॉर वैली जो प्रोग्राम है, रैली फॉर वैली जो प्रोग्राम है यह किससे संबंधित था? तो नर्मदा घाटी में पुनर्वास की समस्या। देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी एक बहुत बड़ी समाज सेविका हैं जिन्हें मेधा पाटेकर हैं। इन्होंने जो है जब वहाँ पे बांध बन रहा था तो बहुत बड़ी जो है वहाँ के जो रहने वाले लोग थे उनको पुनर्वास की समस्या आ गई, उनको वहाँ से विस्थापित होना पड़ा। तो पुनर्वास उनको, मतलब पुनर्वास की समस्या को लेकर के था कि भाई ठीक है आप इनको यहाँ से हटा रहे हो लेकिन कहीं ना कहीं आप इनको पुनर्वास दो, इनको निवास स्थान दो। तो इसीलिए रैली फॉर वैली का प्रोग्राम जो था वो नर्मदा घाटी के पुनर्वास की समस्या को लेकर के था। अब देखिए अगला एक है ग्लोबल 500 पुरस्कार, किससे संबंधित है? तो ग्लोबल 500 जो पुरस्कार है वह आपका पर्यावरण की प्रतिरक्षा से, यानी पर्यावरण के प्रति प्रतिरक्षा करने वाले, सुरक्षा करने वाले व्यक्ति को या संस्था को ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है। तो ग्लोबल 500 का संबंध उसी से है। देखिए राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार, तो जो राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार है यह भी स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए दिया जाता है, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए दिया जाता है। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका और पूछा गया है। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2018, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार की घोषणा जो सन 2018 में की गई थी, यह जो है किसे, यह जो है चैंपियन ऑफ द अर्थ का पुरस्कार से नवाजा गया। तो वो आपके देश के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी को और उसके साथ ही साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों थे, इनको भी दिया गया। कहने का मतलब फ्रांस के राष्ट्रपति को दिया गया और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैंपियन ऑफ द अर्थ सन 2018, लेकिन यह सन 2018 में दिया गया था, ये चीज ध्यान में रखना है। चैंपियन ऑफ द अर्थ का पुरस्कार जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दिया गया। चलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए
विश्व तंबाकू दिवस भी बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो विश्व तंबाकू दिवस इसे कहा जाता है, या इसी को मद्यपान निषेध दिवस भी कहा जाता है। मद्यपान निषेध दिवस, तो यह कब है? 31 मई को है। अब देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यह भी क्वेश्चन है, पूछा जाता है विश्व शौचालय दिवस। तो देखिए जहां पर जो है स्वच्छ भारत की बात हो रही है और स्वच्छता से जुड़ी चीज है, तो यहाँ पे विश्व शौचालय, अब देखिए ये विश्व शौचालय दिवस की बात हो रही है, भारतीय शौचालय दिवस नहीं, विश्व शौचालय दिवस आपका 19 नवंबर को मनाया जाता है। ये डेट आप अच्छे से तैयार रखें, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर। देखिए बोरलाग पुरस्कार का संबंध किससे? अभी मैंने बताया कि भाई पूरे विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता नॉर्मन बोरलाग साहब थे, और उन्हीं के नाम पे जो है बोरलाग पुरस्कार जो है दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में। तो ये आपको पता होना चाहिए, इस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। एक पुरस्कार होता है जिसका नाम है टायलर पुरस्कार। टायलर पुरस्कार का भी संबंध पर्यावरण की सुरक्षा से है, यानी पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। तो टायलर पुरस्कार, आपका बोरलाग पुरस्कार, और जो है आपका जो है ग्लोबल 500 यानी ग्लोबल 500, ये सारे जो प्राइज हैं आपके दिए। देखिए इसके बाद बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन लग रहा है कि अंटार्कटिका में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र। तो देखिए अंटार्कटिका जो आपका महाद्वीप है, वहां पर भारत ने अपना पहला अनुसंधान केंद्र बनाया है, और जिसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। यह 1983 बना। तो आपसे जब भारत का अंटार्कटिका पर जब भारत का पहला अनुसंधान केंद्र का नाम पूछेगा तो आप दक्षिण गंगोत्री बताएंगे, और बना कब? 1983 में। अगला जो अनुसंधान केंद्र है उसका नाम है मैत्री, और वो बना 1988 और 89 में। और तीसरा जो अभी हाल ही के दिनों में कुछ वर्ष हुए, तो उसका नाम है भारती, और इसकी स्थापना सन 2012 में की गई। तो अब तक अंटार्कटिका में जो है भारत का जो है भारत का 3 अनुसंधान केंद्र जो है स्थापित किया जा चुका है। पहले का नाम है दक्षिण गंगोत्री, फिर मैत्री है, फिर उसके बाद आपका जो है भारती है। तो इन तीनों का नाम पता रहे, क्योंकि यह भी परीक्षा में बार बार पूछा गया है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है जो कहता है पोषण का राष्ट्रीय संस्थान। पोषण को लेके बात हो रही है, न्यूट्रिएंट को लेके बात हो रही है। तो भारत के अंदर न्यूट्रिएंट का से जुड़ा कोई राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो याद रखना पोषण का राष्ट्रीय संस्थान जो है, जो न्यूट्रिएंट से जुड़ा है, वो हैदराबाद में है। ठीक है। अगला है वन्य जीव राष्ट्रीय संस्थान। जो वन्य जीव राष्ट्रीय संस्थान है, जो वन्य प्राणियों को वन्य जीव राष्ट्रीय संस्थान है, वो आपका देहरादून में है। फिर आपका आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है? तो आयुर्वेद का जो राष्ट्रीय संस्थान है आपका, वो जयपुर में है। यह भी पूछा गया है, आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान जयपुर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, यानी फिर ध्यान दें आप, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी। तो जो नेचुरोपैथी है उसका जो नेशनल लेवल का मुख्यालय है वो पुणे महाराष्ट्र में है। बात करते हैं भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान आपका भोपाल में है। यहाँ पर थोड़ा सा और कुछ चीज़ों को जान लें जो परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी हाल ही में परीक्षा जो हुई थी पेट एग्जाम, वहाँ पे क्वेश्चन आया था कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ पर सर्वाधिक वनों का क्षेत्रफल है। तो सर्वाधिक वनों के क्षेत्रफल की बात की जाएगी तो पूरे भारत में मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक वनों के क्षेत्रफल वाला राज्य है। अब अगर इसके बाद प्रतिशतता की करेगा कि सर्वाधिक प्रतिशतता वाला जो है वो भारत का कौन सा राज्य है जहां पे सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, तो प्रतिशतता के हिसाब से कहेगा तो आप मिजोरम को टिक करेंगे। अगर क्षेत्रफल की बात करेगा तो आप जो है मध्य प्रदेश की बात करेंगे आप। ठीक है। अब देखो यहाँ पे चलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। तो देखिए जो हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट जो संस्थान है वो आपका नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 5 जून 1980 को की गई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। तो इस जो है बहुत बड़े जो है पर्यावरण संस्थान की स्थापना जो नई दिल्ली में की गई वो 5 जून 1980 को की गई।
गई। अब बात करते हैं आगे, जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत का जनसंख्या एवं जो पर्यावरण केंद्र है वो मुंबई में स्थित है। अब देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है, सतत जो एजेंडा 21 है, आता है परीक्षा में कि एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो जो एजेंडा 21 था उसका जो संबंध है वो सतत विकास से है, यानी धारणीय विकास से है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के है। जैसा कि आप जानते हैं धारणीय विकास क्या है, अस्थायी विकास क्या है, तो इसके ऊपर मैंने बहुत वीडियो भी बहुत अच्छे से बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारी बातें हुई हैं। देखिए धारणीय विकास या सतत विकास से मतलब ये है कि आप प्राकृतिक संसाधनों का इस तरीके से जो है उपयोग करना है कि भविष्य का भी, देखिए वर्तमान आवश्यकताओं को, देखिए भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए वर्तमान में उसी हिसाब से उन प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए कि आने वाले भविष्य में ऐसा न हो कि वो प्राकृतिक संसाधन जो है समाप्त हो जाएं। तो चिंतन इसी पे है, इसी हिसाब से है। तो ये एजेंडा 21 का संबंध धारणीय विकास से है, सतत विकास से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से है। अब आओ एक मार्ग, देखिए एक मार्ग क्या होता है? एक मार्ग जो है ना गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह है, यानी किसी भी जो है खाद्य पदार्थ की जो गुणवत्ता की जो क्वालिटी है वो एक मार्ग द्वारा निर्धारित की जाती है। और यह जो एक मार्ग जो, अब देखिए एक मार्ग एक्ट कानून भी एक बना है, तो यह कानून कब बना? 1937 में बनता है। अब देखिए इको मार्क, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पूछा गया कि इको मार्क, तो देखिए इको मार्क ऐसे उत्पाद को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखता है, यानी वो जो प्रोडक्ट है वो जो है पर्यावरण के प्रति जो है प्रदूषण न उत्पन्न करने वाला हो, बल्कि पर्यावरण के प्रति मैत्री संबंध रखता हो। ठीक है, अब आगे नर्मदा बचाओ आंदोलन, जैसा कि हम लोगों ने देखा रैली फॉर वैली का संबंध नर्मदा जो है घाटी के पुनर्वास की समस्या को लेकर था, और नर्मदा बचाओ को लेकर के अगर कोई नर्मदा बचाओ आंदोलन को लेकर अगर कोई चर्चा में था तो वो थी मेधा पाटेकर, ये एक समाज सेवी है। अब देखो कयाल क्या है, यह भी पूछा गया है कि देखिए कयाल जो है लैगून झील को बोला जाता है। तो केरल की जो लैगून झीलें होती हैं उसको जो है स्थानीय भाषा में उसे लैगून झील न बोल के उसे कयाल कहा जाता है। केरल राज्य में झीलों को कयाल बोला जाता है स्थानीय भाषा में, तो ये ध्यान रखना, केरल की लैगून झील को कयाल कहा जाता है। अब देखिए सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान, यानी सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान कहाँ स्थित है, या सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और आपको पता होना चाहिए कि सलीम अली को वर्ल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, यह भी कई बार पूछा गया है कि सलीम अली को वर्ल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। देखिए पृथ्वी दिवस, एक चीज ध्यान देना, जल पुरुष, यहां पर एक चीज और समझ लें कि जल पुरुष किसे कहा गया? तो भारत में डॉक्टर राजेंद्र सिंह को जो है जल पुरुष के नाम से जाना जाता है, यानी जो डॉक्टर राजेंद्र सिंह हैं उन्हें जल पुरुष के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने जल संरक्षण के ऊपर, कैसे जल को संरक्षित किया जाएगा उसके ऊपर बहुत सारा देश के अंदर काम किया है, इसलिए उनको जल पुरुष की संज्ञा दी जाती है। ये जो है वर्ल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, यह भी आपसे पूछा गया है। WWF, देखिए WWF का जो प्रतीक जो जानवर है, यानी WWF का वर्ल्ड वाइल्ड फंड का प्रतीक कोई जानवर है तो उसे ज्वाइंट पांडा, यानी उस जानवर का नाम है ज्वाइंट पांडा। तो ठीक है, यह भी आपसे पूछा गया है। वन महोत्सव कब मनाया जाता है, या वन सप्ताह? तो वन महोत्सव सप्ताह जो होता है प्रतिवर्ष 1 जुलाई से लेके 7 जुलाई तक के बीच एक सप्ताह तक का चलता है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि वन महोत्सव सप्ताह 1 जुलाई से 7 जुलाई। विश्व में सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन है? तो आपका मृत सागर है। मृत सागर सर्वाधिक लवणता है, यानी बहुत ज्यादा इसका पानी खारा है। विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील यानी मृत सागर। अब देखो बात हो रही है प्रमुख ग्रीन हाउस गैस। तो देखिए जो प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस है वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को माना जाता है। इसके बाद मैंने जो है इसके ऊपर ग्रीन हाउस प्रभाव के ऊपर मैंने बहुत अच्छे से पर्यावरण की वीडियो बना रखी है, उसे जाके आप देख सकते हैं। अम्ल वर्षा, ध्यान देना,
अब बात करते हैं अम्ल वर्षा की। तो देखिए अम्ल वर्षा की जिम्मेदार मात्र दो गैसें होती हैं, एक आपका सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होता है और दूसरा आपका NO2 होता है। देखिए जो SO2 NO2 क्या करते हैं कि जैसे ही बारिश होती है ये पानी के साथ क्रिया करके क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल बना देते हैं, जो अम्ल वर्षा की जिम्मेदार है। यहाँ कई बार क्वेश्चन आया है कि आगरा के ताजमहल को सबसे ज्यादा खतरा किससे है, तो मथुरा के तेल शोधक कारखाना से है, क्योंकि इस कारखाने से जो निकलने वाले जो चिमनियों से जो धुएं होते हैं या इससे जो भी पॉल्यूटेंट निकल रहा उसमें सर्वाधिक मात्रा में SO2 और NO2 पाया जाता है। और जैसे ही बारिश होती है तो यह सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बना देता है। जब ये जो है ये मार्बल पे पड़ते हैं जो है ताजमहल के, तो उसको बहुत ज़्यादा उसके कलर को धूमिल करने का काम करते हैं, उसकी शाइनिंग को। इसीलिए कहा जाता है कि मथुरा के तेल शोधक कारखाना को से जो है आगरा के ताजमहल को खतरा है। और एक चीज़ ध्यान देना, ये अब देखो यह SO2 NO2 ये गैसें जिम्मेदार हैं, लेकिन जो इसके बाद जो अम्ल बनती है तो इसीलिए वह द्वितीयक प्रदूषक होता है। जैसे देखो भाई सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 दोनों अपने आप में खुद एक प्रदूषक हैं, लेकिन जैसे ये पानी से क्रिया करते हैं तो और इससे तगड़ा पॉल्यूटेंट बनाते हैं। इसीलिए सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल को जो है द्वितीयक प्रदूषक की संज्ञा दे दी जाती है, यानी द्वितीयक प्रदूषक ठीक है। सॉरी, संसार की सबसे बड़ी, देखिए भारत विश्व का सबसे बड़ा अगर कोई नदी द्वीप है तो वो भारत के अंदर है, और वो ब्रह्मपुत्रा नदी जो है वो असम राज्य में बनाती है। तो उस जो है नदी द्वीप का नाम है मांजुली नदी द्वीप, और वो ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा बनता है असम राज्य में। तो मांजुली नदी द्वीप कहाँ स्थित है, असम राज्य में है। किस नदी के द्वारा यह जो है बनता है, यानी यह एक मांजुली एक जगह है जो चारों तरफ ब्रह्मपुत्रा के पानी से घिरी हुई है और बहुत बड़ी एरिया, यानी विश्व की सबसे बड़ी नदी का द्वीप, यानी द्वीप तो आप जानते हैं यानी ऐसा स्थलीय भाग जिसके चारों तरफ पानी हो, लेकिन नदी के द्वारा बनने वाला ये द्वीप है इसलिए नदी द्वीप बोला जाता है। बाकी समुद्र के पानी से जो बनने वाले बहुत बड़ा जो भूभाग होता है वो महाद्वीप एवं द्वीप होता है, आप जानते हैं। चलिए, भारत में मैंग्रोव वनस्पतियां कहाँ पाई जाती हैं, तो देखिए जो ये मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं ये दलदल जगहों पर पाई जाती हैं, दलदल स्थान पर पाई जाती हैं, और इन्हें हम ज्वारी वन की भी संज्ञा देते हैं। और भारत का ही नहीं पूरे विश्व का यदि सबसे बड़ा अगर कोई डेल्टा है तो वो सुंदरबन डेल्टा है। और यहाँ पर जो आपके जो है देखिए भारत में मैंग्रोव वनस्पतियां या ज्वारी वन कहाँ पाए जाते हैं, तो वो सुंदरबन में पाए जाते हैं, यानी सुंदरबन डेल्टा नामक स्थान पे। ठीक है, तो सुंदरबन डेल्टा में सुंदरी के अब यानी मैंग्रोव की वहीं पे वनस्पतियां हैं। ठीक है, और यह जो है सुंदरबन डेल्टा बना कैसे है ये, तो यह गंगा जमुना यानी गंगा द्वारा और ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा जो ला करके मिट्टी पाटी जाती है उसी के द्वारा बनने वाला ये जो है बहुत बड़ा भाग है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, बहुत बड़ा डेल्टा यह तैयार करती है। अब बात करते हैं चंद्रप्रभा जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो आपका ये चंदौली जिला के उत्तर प्रदेश में स्थित है, चंद्रप्रभा नदी पर है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है चंदौली जिला यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है, सर्वाधिक आर्सेनिक युक्त जल, तो देखिए सर्वाधिक भारत के अंदर सर्वाधिक आर्सेनिक युक्त जो जल पाया जाता है वो आपका पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। और आर्सेनिक युक्त जल पीने से जो है हड्डियां, शरीर की हड्डियां जो है कमजोर पड़ जाती हैं। ठीक है, ये चीज पता चला। अब देखो किस नदी को जैविक मरु, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, यानी वो कौन नदी है जो जैविक मरुस्थल के नाम से जानी जाती है, तो वो दामोदर नदी। ये दामोदर नदी जो है आपकी जो है दामोदर नदी को जो है जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ये चीज ध्यान में देना है, किस नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, दामोदर नदी। ठीक है, जो हुगली की सहायक नदी। इसमें पत्तियों की सनसनाहट कितना डेसिबल होती है, यह भी बार बार पूछा गया है। तो पत्तियों की जो सनसनाहट होती है, जो पेड़ पौधे की पत्तियां जब हवा चलने से इनमें सनसनाहट जो होती है उसकी ध्वनि कितना डेसिबल होती है, 20 डेसिबल के आसपास होती है। देखिए एक घटना जो है बहुत बड़ी परमाणु आता है कि चेरनोबिल की घटना किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे जो चेरनोबिल की घटना है यह एक नाभिकीय दुर्घटना है। वहाँ पे परमाणु संयंत्र था और एकाएक जो है उस परमाणु संयंत्र में अनियंत्रित
रूप से विस्फोट होने लगा और बहुत बड़ी भयावह दुर्घटना हो गई ये रूस के अंदर। तो पहली बात, चेरनोबिल की दुर्घटना कहाँ हुई थी, कब? 26 अप्रैल 1986 की घटना है। रूस आपका देश है और जगह का नाम है आपका चेरनोबिल। तो चेरनोबिल दुर्घटना का संबंध किससे है? तो आपका नाभिकीय, यह एक नाभिकीय दुर्घटना थी, परमाणु भट्टी के रिएक्ट करने की वजह से थी और वह जगह कहाँ स्थित है? रूस देश में। ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी, ये बहुत बड़ी त्रासदी थी। 3 दिसंबर 1984 को एक घटना आपकी घटती है, भोपाल गैस त्रासदी। वो जगह भोपाल थी, मध्य प्रदेश का भोपाल जिला, और वहीं पे त्रासदी हुई थी 3 दिसंबर 1984 को मेथिल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव होने से। उस गैस को 60 में कहा जाता है मिक गैस, मेथिल आइसोसाइनाइड। रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? विलुप्त प्राणियों से होता है, यानी ऐसे प्राणी जो विलुप्ति की कगार पे चले गए हैं तो उन्हें हम रेड डाटा बुक के द्वारा चिन्हित करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक दिवस है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस 29 दिसंबर को मनाया जाता है। यह काफी इंपॉर्टेंट है, जैव विविधता दिवस। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा जान लो, भारत में 2 ऐसे स्थान हैं जो सर्वाधिक जैव विविधता वाले हैं। एक आपको ध्यान में रखना है, वो है आपका पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। दो जब भी परीक्षा में है कि भारत के 2 जो है हॉट स्पॉट एरियाज का नाम बताओ या सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान भारत में कहाँ है, तो वो 2 नाम एक साथ आता है। एक होता है पश्चिमी घाट और दूसरा होता है पूर्वी हिमालय। तो ये आपको बताना रहेगा। फिर कह रहा है ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? तो आपको पता है कि ध्वनि प्रदूषण जो होता है, तो जो ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से है। आपको पता है कि जो सड़क के किनारे जो है हरे वृक्ष लगाए जाते हैं, वो इसलिए भी लगाए जाते हैं कि जब भी जो वाहन है इनके जो ट्रक, जो वाहनों के जो टायरों के साउंड है या हार्न के साउंड है, इन पेड़ की पत्तियों से टकरा करके उसकी आवाज़ कम हो जाती है। कहने का मतलब यह ध्वनि प्रदूषण को रोकने का काम करते हैं यह पेड़ पौधे, इसीलिए इसको हरा मफलर यानी ग्रीन मफलर के नाम से जाना जाता है। तो ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से है। अब परीक्षा में आता है कितने डेसिबल की ध्वनि प्रतिबंधित है? तो 85 डेसिबल की जो ध्वनि होती है वो प्रतिबंधित होती है। ध्वनि प्रदूषण से होने वाली बीमारियों का नाम बताओ। तो 2 बीमारियां खास करके हैं, एक पागलपन हो जाता है, चिड़चिड़ापन एवं बहरापन। जैसे ज़्यादा साउंड में आप काम करते हैं तो आपके अंदर चिड़चिड़ापन एवं बहरापन होने की ये 2 बीमारियां जो है पाई जाती हैं। 85 डेसिबल से ज़्यादा की ध्वनि जो है आपकी प्रतिबंधित होती है। इतना। और ध्वनि है क्या? कई बार आता है ध्वनि क्या है, ध्वनि कौन सी तरंग है? तो ध्यान देना आप, ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। ध्वनि कौन तरंग है? एक अनुदैर्ध्य तरंग है। अब हम लोग बात करते हैं आगे जो है कि फ्रीजों में भरे जाने वाली गैस कौन है? तो वो मेफ्रोन गैस है। उस गैस का नाम है मेफ्रोन गैस। अब कहता है कीट भक्षी पौधे। देखिए जो कीट भक्षी पौधे होते हैं इनकी पत्तियां जो है घड़ों के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। तो कीट भक्षी पौधे जो होते हैं यह किस तत्व की कमी को पूरा करते हैं? तो आपको पता है ये जो कीट भक्षी पौधे होते हैं इनमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है और ये जो है कीड़ों मकोड़ों को मार कर खा करके उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। तो इनकी पत्तियां आपको पता है कि एक विशेष रूप ले लेती हैं। कीट भक्षी पौधे किस तत्व की कमी के कारण जो है, किस तत्व की कमी होती है कीट भक्षी पौधों में? तो आप बताएंगे नाइट्रोजन की कमी होती है। सबसे अस्थायी पारितंत्र क्या है? सबसे बड़ा अगर कोई अस्थायी पारितंत्र अगर देखने को मिलेगा तो आपका समुद्र है। ठीक है। टाइगर राज्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत में टाइगर राज्य के नाम से आपका मध्य प्रदेश जाना जाता है। यहाँ बहुत सारा डाउट होता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, शेर है, चीता है कि बाघ है? तो आपको पता होना चाहिए अच्छे से। जब ये तीनों एक साथ दे देता है, एक आध और नाम दे देता है। देखिए भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? तो जो भारत को राष्ट्रीय विरासत में मिला पशु है वो हाथी है। तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी हो जाएगा। भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो आपको याद रखना है चीता है, शेर और बाघ नहीं है, बल्कि भारत का राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय जो पशु है वो आपका न शेर होगा, न शेर होगा, न आपका चीता होगा, बल्कि क्या है भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है आपका। तो आपको भारत का राष्ट्रीय पशु क्या याद रखना है? बाघ। शेर चीता को नहीं, डाउट हो जाएगा। अब देखो अब ध्यान देना, टाइगर राज्य के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। एशियाई बब्बर शेर, ध्यान देना आपका
देखिए एशिया महाद्वीप के अंतर्गत एशियाई शेर जो है भारत के अंदर भी देखने को मिलते हैं। वह कहाँ मिलते हैं? गिरिवन गुजरात में मिलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए एशियाई बब्बर शेर का निवास स्थान कहाँ है, तो वो गिरिवन गुजरात में है। देखते हैं अमिताभ जी कहते हैं कभी तो गिरी आइए, यानी गिरिवन गुजरात में यहाँ पे एशियाई बब्बर शेर पाले जाते हैं। और आपके का जो है एक उत्तर प्रदेश में भी एक स्थान है जहाँ पे आर्टिफिशियली ढंग से जो है एक लायन शेर सफारी बनाया गया है, यानी बब्बर लायन शेर सफारी या लायन शेर सफारी, वो उत्तर प्रदेश के इटावा राज्य में स्थित है। वहाँ पे आज भी जो है गिरिवन गुजरात से वहाँ से एशियाई बब्बर शेरों को ला करके उनका प्रिजर्वेशन किया गया है। वो जगह उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में है। यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है। भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास, तो देखिए जो भारत का राष्ट्रीय पशु है वो आपका बाघ है। न शेर होगा न चीता होगा, बल्कि क्या है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। वो आंध्र प्रदेश में, भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास आंध्र प्रदेश में है। टाइगर राज्य के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। टाइगर परियोजना आपके देश में कब बनी? 1973 में बनी। और जो है भारत के अंदर वन्य जीव कानून कब बना? 1972 में बना। 1972 में वन्य जीव कानून बना। अब देखिए हरियाणा का प्रसिद्ध पक्षी विहार क्या है? तो हरियाणा का प्रसिद्ध पक्षी विहार है जिसे सुल्तान पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, इसकी चर्चा मैंने कर दिया। अब देखिए भारतीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है आपका? तो नागपुर में स्थित है। और पहली डॉल्फिन, ध्यान देना, भारत की जो जलीय मछली है, भारत की जो जलीय आपने देखा कि यहाँ पे हम लोगों ने चर्चा किया था वो डॉल्फिन के बारे में। यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी, तो भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी गंगा की डॉल्फिन है। और डॉल्फिन है पहली डॉल्फिन वेधशाला। तो भारत के अंदर जो है पहली वेधशाला कहाँ बनाई गई है इसके प्रिजर्वेशन के लिए? तो आपको पता होना चाहिए वो गंगा नदी के किनारे बिहार राज्य का भागलपुर जिला यानी भागलपुर में। तो भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला कहाँ स्थित है? तो भागलपुर में स्थित है, बिहार राज्य के भागलपुर में। दोस्तों करीब 50+ प्रश्न मैंने यानी 50 से ज़्यादा क्वेश्चनों पे हमने इस जो है पर्यावरण की वीडियो में डिस्कस करने का काम किया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यहाँ से निश्चित रूप से आपको निश्चित रूप से प्रश्न यहाँ से मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें जो है एक मोटिवेशन आपका मिलता रहे और हम आपके लिए कुछ ऐसी ही वीडियो जो है यूनिक बनाता रहूं, लेकर आता रहूं। दोस्तों आपने अपना बहुत कीमती समय हमें दिया, इसके लिए जो है दिल की अनंत गहराइयों से मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ।